हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ अध्ययन में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आपके सामने हम उपस्थित हुए हैं छत्तीसगढ़ सिविल जज परीक्षा, जो कि आज ही यानी कि 26 फरवरी 2023 को संपन्न हुई है, उसकी आंसर की को लेकर के, यानी कि उस प्रश्न पत्र को हल करने का हमने प्रयास किया है अपने स्तर से। तो जिस सीरीज को मैं हल कर रहा हूं वो सेट सी है। तो आप अपने जो भी आपके सेट हों उनके अनुसार क्वेश्चन छांट करके और यहाँ से मिलान कर सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं 2 घंटे का पेपर था, कुल 100 अंक का था और 100 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। तो इस सामान्य जानकारी के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। न्यायालय शब्द आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? इसका सही उत्तर है बी, यानी धारा 20 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद द्विविवाह से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है डी, यानी स्टेट ऑफ यूपी बनाम प्रेमी का वाद द्विविवाह से संबंधित नहीं है, जबकि आर बनाम डोलमैन, आर बनाम वीट, आर बनाम टॉलसन, ये तीनों ही संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। अभ्यर्थी और निर्वाचन अधिकार शब्दों को आईपीसी की किस धारा में बताया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है बी, यानी कि 171A में इसको बताया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4। माँ के गर्भ में स्थित शिशु को मृत्यु कारित करना मानव वध नहीं है, यह दिया गया है, किस में दिया गया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों है सी, यानी कि जो 299 का जो स्पष्टीकरण 3 है उसमें आशय की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य है पूछा गया दोस्तों, यानी कि राजद्रोह में। तो इसका सही उत्तर है ए, यानी परिणाम अनावश्यक है। जबकि परिणाम आवश्यक है या परिणाम शमन कारक होता है या फिर परिणाम आवश्यक होता है, इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, ये सभी सही नहीं है और इसका ए सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो बलों आदि पर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को संशोधित करने की संसद की शक्ति भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का आधार है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, यानी कि धारा 33, अनुच्छेद 33। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में अधिकतम अवधि के लिए वैध रहता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 6 माह, यानी डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज फहराना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड क के दायरे में आने वाली अभिव्यक्ति का प्रतीक है, ऐसा किस मामले में कहा गया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, यानी भारत संघ बनाम नवीन जिंदल 2004 का मामला है ये। अगला प्रश्न है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का ऐतिहासिक निर्णय किस वर्ष में दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1967। अगला प्रश्न है, हालांकि इस देश के लोग कई मामलों में भिन्न थे, फिर भी वे अपने आप को एक साझा विरासत के भागीदार मानते हुए गर्व महसूस करते थे और यह विरासत सशक्त रूप से संस्कृति की विरासत है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हमको मालूम अभी तक नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में किसी व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी घोषित किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है धारा 82 का खंड 4। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि है, निम्नलिखित का सही मिलान करें। तो इसमें इधर रोमन में 1, 2, 3 दिया गया है और इधर ए, बी और सी, डी ये दिया गया है, इनका मिलान करना है। इसका सही उत्तर है ए, ये आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, धारा 126 दंड प्रक्रिया संहिता किसको प्रावधानित करता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी, यानी इसमें फोरम भी है, साक्ष्य भी है और खर्चा भी है। अगला प्रश्न देखते हैं,
न्यूसेंस हटाने के लिए सीआरपीसी के अंतर्गत सशर्त आदेश इनमें से किसके द्वारा पारित किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त में से सभी के द्वारा। यानी जिला मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, उपखंड मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम भी कर सकता है, अन्य कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी कि कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर सकता है इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 है ये। धारा 1 का खंड 2 के अनुसार सीआरपीसी का कौन सा अध्याय नागालैंड में लागू होगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डी, यानी कि अध्याय 8, अध्याय 10 और अध्याय 11। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही से मिलान किया हुआ है? तो इसका उत्तर है सी, यानी कि यात्रा या जल यात्रा में किया गया अपराध, तो 183 में ये जाएगा। अगला प्रश्न है, एक फोटोग्राफर के परीक्षण तथा नेगेटिव के साबित होने के द्वारा साबित किया जा सकता है, यह किस केस में निर्णित किया गया है? दोस्तों पक्का इसमें कौन सा केस है ये हमको पता नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 प्रावधानित करती है, तो ये प्रावधानित करती है संविदाओं, अनुदानों और संपत्ति के अन्य व्यय के निर्बंधनों को। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि असत्य है, सत्य नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्त ए, कि सह अपराधी विश्वसनीयता के अयोग्य है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किन कारणों के कारण कोई भी व्यक्ति साक्ष्य देने हेतु सक्षम नहीं हो पाता है? तो इसका सही उत्तर है डी, यानी कि उपरोक्त में से किसी भी कारण से, अर्थात वो मानसिक या शारीरिक बीमारी हो, कम आयु, अधिक बुढ़ापा हो या अत्यधिक बुढ़ापा हो, ये सब चीज़ें उसके कारक हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 के रूप में। निम्नलिखित में से किस वाद में यह कहा गया है कि संस्कृति ऐसी हो जिसमें अपराध को पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया हो या अपराध से संबंध रखने वाले लगभग सभी तत्वों को स्वीकार कर लिया गया हो? इसका सही उत्तर है डी, यानी पकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस अध्याय में मौखिक साक्ष्य के बारे में प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है अध्याय 3 में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 में कृषि के अंतर्गत आता है, तो इसमें डी मान लेते हैं उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धारा में छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक संख्या 6 सन 2022 द्वारा दिनांक 4/5/2022 में प्रतिस्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, यानी धारा ब, खंड ब। अगला प्रश्न है, राजस्व मंडल के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता उल्लिखित है? इसका सही है सी, यानी धारा 5 खंड 3 में। अगला प्रश्न है, समस्त राजस्व अधिकारी छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत अधीनस्थ होंगे? सही उत्तर है बी, यानी राज्य सरकार के। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 22 संबंधित है उपखंड अधिकारी से? अगला प्रश्न है, भू राजस्व संहिता में किसी अभिव्यक्त उपबंध के न होने की दशा में सीपीसी में अभिकथित की गई प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है बी, यानी धारा 43 में। अगला प्रश्न है, अपीलों की परिसीमा के अंतर्गत भू राजस्व संहिता के अधीन कोई अपील नहीं होगी? तो इसका सही उत्तर है सी, यानी ए व बी दोनों, यानी कि ऐसी तारीख से 60 दिन का अवसान हो जाने के पश्चात आयुक्त को और ऐसी तारीख से 90 दिन का अवसान हो जाने के पश्चात राजस्व मंडल को कोई अपील नहीं होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, जिला सर्वेक्षण अधिकारी के द्वारा की गई भू राजस्व निर्धारण की अवधि सामान्यतः होती है? इसका भी सही उत्तर ज्ञात नहीं है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत व्यादेश अनुदित नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है
सी, यानी कि ए व बी दोनों ही स्थितियों में अनुदत्त नहीं किया जा सकता है व्यादेश। यानी कि ए किसी व्यक्ति को किसी विधायी निकाय के समक्ष आवेदन करने से अवरुद्ध करने को, तथा किसी व्यक्ति को किसी आपराधिक मामले में कोई कार्यवाही संस्थित या अभियोजित करने से अवरुद्ध करने को। अगला प्रश्न देखते हैं। एसआरए की धारा 36 संबंधित है। इसका सही जो उत्तर है ए है। निवारक अनुतोष कैसे अनुदत्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत उल्लिखित है कि लिखितों के रद्दकरण का आदेश दिया जा सकेगा। तो धारा 31 इसमें सही है, यानी कि विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविदाओं का विखंडन कब न्याय निर्णीत या नामंजूर किया जा सकेगा। इसका सही उत्तर है डी, यानी कि जहां की संविदा वादी द्वारा शून्यकरणीय या परवैसे हो, विधि विरुद्ध हो या प्रतिवादी का दोष वादी से अधिक हो। तो इन तीनों ही स्थितियों में इसको न्याय निर्णीत या नामंजूर किया जा सकेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम का अध्याय 3 संबंधित है किससे। तो लिखितों की परिशुद्धि से संबंधित है यह अध्याय। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं, एसआरए के अंतर्गत अवसंरचना परियोजना से संबंधित संविदा के लिए विशेष उपबंध संबंधित हैं। तो इसका सही उत्तर है सी, यानी धारा 20 खंड कैसे। अगला प्रश्न है, कौन विनिर्दिष्ट पालन अभिप्राप्त कर सकेगा। तो इसका सही उत्तर है डी, यानी उपरोक्त सभी, यानी कि उनमें के किसी भी पक्षकार द्वारा, उनमें के किसी भी पक्षकार के हित प्रतिनिधि या मालिक द्वारा, या सहकब्जा उत्तरभोगी द्वारा, सभी के द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, हक न रखने वाले या अपूर्ण हक रखने वाले व्यक्ति के विरुद्ध क्रेता या पट्टेदार के अधिकार संबंधित हैं। इसका सही उत्तर है बी, यानी धारा 13 में। अगला प्रश्न है, राज्य शासन अधिसूचना द्वारा संविधान के, तो यहाँ खाली स्थान में भरना है आपको, के अनुसार एक अधिकरण गठित करेगा जो छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिकरण कहलाएगा। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो अनुच्छेद 323 बी है, कैपिटल बी, वहाँ यह व्यवस्था की गई है। ये जो इन्होंने कोष्टक में इस ख को बंद किया है, ये गलत तरीका है, इसको 323 ख होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाड़ा नियंत्रक अधीनस्थ होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के अधीनस्थ होगा ये। देखते हैं, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रक की शक्तियां और कृत्य संबंधित हैं। सही उत्तर है धारा 8, यानी ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक किराएदार को अधिकार प्राप्त होगा। तो क्या अधिकार प्राप्त होगा? अनुसूची 1 के अनुसार अधिकार प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, किस आधार पर किराएदार को बेदखल करने हेतु भाड़ा नियंत्रक से प्रार्थना करने का अधिकार होगा? तो इसका सही उत्तर सी है दोस्तों। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम की अनुसूची 3 संबंधित है। तो ये भवन स्वामी की बाध्यता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत कुल अनुसूचियां हैं, कितनी अनुसूचियां हैं? इसका सही उत्तर है 3 अनुसूचियां हैं, यानी उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 ख संबंधित है किससे? तो ये है भूस्वामी से संबंधित। अगला प्रश्न है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत पंध्यम करार यानी कि बाजी का जो करार होता है ये शून्य माना जाता है, यानी बी सही है। अगला प्रश्न है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत एक अभिकरण यानी एजेंसी समाप्त हो जाती है जब? तो ये समाप्त हो जाती है जबकि उपयुक्त सभी हो जाएं, यानी क्या हो जाए? स्वामी का अधिकार वापस ले लेता है, स्वामी या अभिकर्ता में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, या स्वामी दिवालिया घोषित हो जाता है। तो तीनों स्थितियां ऐसी ही बनेंगी। अगला प्रश्न है, ए बी के साथ संविदा करता है
इस संविदा में बी कपट का दोषी है, तो तब ए क्या करे? तो इसका सही उत्तर है सी, यानी कि संविदा का विखंडन कर सकता है और मुआवजा प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट संविदा को परिभाषित करता है, तो कहाँ परिभाषित करता है? तो 2H में परिभाषित करता है। डी सही उत्तर हो जाता है आपका। अगला प्रश्न है, संविदा की न्यायिक अवधारणा में शामिल है, क्या शामिल है न्यायिक अवधारणा में? तो स्वतंत्र सम्मति और सक्षमता शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध संविदा का आवश्यक घटक है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डी, यानी पक्षकारों की सक्षमता तथा अनुबंध की सख्ती होना उनमें जरूरी है। अगला प्रश्न है, टेलीफोन के माध्यम से प्रतिग्रहण यानी स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस की संसूचना संपूर्ण मानी जाती है जब, तो कब मानी जाती है? जबकि प्रतिग्रहण प्रतिस्थापन कर्ता यानी प्रस्थापक के ज्ञान में आती है, यानी कि जो एक्सेप्टेंस है वो कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पार्टी प्रपोजिंग। अगला प्रश्न है, विप्रकृत को छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत किसमें परिभाषित किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, यानी कि धारा 2 का खंड जो 5 है उसमें। अगला प्रश्न है, मादक द्रव्यों के आयात, निर्यात या परिवहन के लिए पास किसके द्वारा मंजूर किया जा सकेंगे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों यानी कि कलेक्टर यानी सी। अगला प्रश्न है, लोक शांति के लिए दुकानों को बंद किए जाने संबंधी प्रावधान कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है सी, यानी धारा 24 में ऐसे प्रावधान दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, डिस्टिलरियों और भंडागारों की स्थापना या अनुज्ञापन हेतु मंजूरी देने के लिए कौन प्राधिकृत अधिकारी है? तो इसका सही उत्तर है आबकारी आयुक्त। अगला प्रश्न है, कैंटोनमेंट क्षेत्र में मदिरा बिक्री हेतु लाइसेंस देने के लिए किसकी पूर्व मंजूरी की अनुमति आवश्यक है? तो यहाँ सही उत्तर है कमांडिंग ऑफिसर, और ऐसी व्यवस्था धारा 20 में की गई है। अनुज्ञप्ति के प्रारूप और शर्तों से संबंधित प्रावधान कहाँ हैं? तो ये जो प्रावधान है ये धारा 28 के खंड क में दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मंजूर की गई अनुज्ञप्ति का कोई भी धारक अपनी अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण किसको कर सकता है? तो इसका सही उत्तर है डी, यानी कि कलेक्टर को वो ऐसा कर सकता है। अगला प्रश्न है, स्थावर संपत्ति को रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है धारा 2 के खंड 6 में, यानी कि 2(6) में इसको परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 16 कैपिटल ए को जोड़ा गया, तो कब जोड़ा गया इसको? तो इसका सही उत्तर है 2001 में। अगला प्रश्न है, रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर द्वारा रजिस्ट्रीकरण के पूर्व जांच से संबंधित प्रावधान है, तो ये धारा 34 में दिए गए हैं ये प्रावधान, तो सही उत्तर सी हो जाता है। अगला प्रश्न है, जब किसी जिले के रजिस्ट्रार का पद अस्थायी रूप से रिक्त हो तो रिक्ति भरने तक किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रार नियुक्त करने का अधिकार है, यानी कि किसको शक्ति है रजिस्ट्रार नियुक्त करने की ऐसे समय में? तो ये पूछा जा रहा है, तो ये शक्ति है रजिस्ट्रेशन महानिरीक्षक की। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दस्तावेज को किसी भी समय उपस्थापित या निक्षिप्त किया जा सकता है, यानी प्रेजेंट या डिपॉजिट किया जा सकता है? सही उत्तर सी है वसीयत को, और ऐसी व्यवस्था धारा 27 रजिस्ट्रेशन एक्ट में की गई है दोस्तों। अगला प्रश्न है, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के
किस भाग में निष्पादी और साक्ष्यों की उपसंजाति परिवर्तित कराने संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है भाग 7 में, यानी कि बी सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, विलंबन से परिवाद प्रस्तुत करने पर विलंब माफ करने का प्रावधान है। तो ये प्रावधान धारा 142 एनआई एक्ट में है। अगला प्रश्न है, पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 यानी एनआई एक्ट की धारा 31 के अंतर्गत ऊपर वाल का दायित्व किसके प्रति होता है? तो उत्तर ए सही है, यानी लेखी वाल के प्रति होता है, यानी ड्रॉअर के प्रति होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, शोध्य राशि के भाग के लिए पृष्ठांकन संबंधी प्रावधान कहाँ दिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है धारा 56 में। अगला प्रश्न है, आदेशानुसार देय वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक धारक द्वारा, उत्तर सी सही है, पृष्ठांकन और प्रदान द्वारा पराक्रमित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, खोए हुए विनिमय पत्र की दूसरी प्रति पाने का धारक का अधिकार वर्णित किया गया है। तो ये जो अधिकार है ये वर्णित किया गया है धारा 45 ए में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उपधारणा पराक्रम लिखित अधिनियम की धारा 118 में दी गई है? तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त में से सभी, यानी कि प्रतिफल की उपधारणा, दिनांक की उपधारणा और स्वीकार करने के समय की उपधारणा। तो ये सभी इसमें दी गई हैं। अगला प्रश्न है, न्यायालय फीस अधिनियम 1870 के अधीन संदेह फीस की संगणना कब से की जाएगी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, धन के वादों में दावाकृत रकम के अनुसार ये गणना की जाएगी। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 74, ये इसका उत्तर सही उत्तर नहीं मिल पाया है दोस्तों। और इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 75 भी अभी अनुत्तरित रह गया है। प्रश्न नंबर जो 76 है इसका भी उत्तर अभी ज्ञात नहीं है। प्रश्न नंबर 77 के विषय में भी खेद है दोस्तों। प्रश्न नंबर 78 देखते हैं, परिसीमन अधिनियम का कौन सा प्रावधान निर्दिष्ट करता है कि जहां की किसी लेनदार की संपदा का प्रशासन पत्र उसके ऋणी को अनुदत्त कर दिया गया हो, वहां ऐसे ऋण को वसूल करने के वाद की परिसीमा का चलते रहना तब तक लंबित रहेगा? धारा 9 में ऐसा कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये न्यायालय फीस अधिनियम 1870 के अधीन निम्नलिखित को सही सुमेलित कर सही विकल्प का चयन करें। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ज्ञात नहीं है। 80 क्वेश्चन नंबर के विषय में भी मुझे खेद है। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, जब एक बार म्याद की गणना शुरू हो जाती है, यानी कि परिसीमा काल शुरू हो जाता है, तो वह बराबर चलता रहेगा, इस नियम के अपवाद कहाँ हैं? तो इन्होंने दिया है, अपील या पुनर्विलोकन के लिए डिक्री या आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करने में लगा समय, ऋणी के प्रशासन पत्र, अकिंचन के लिए अकिंचन के वाद के समय, या सद्भावपूर्वक क्षेत्राधिकार विहीन न्यायालय में कोई दूसरी सिविल कार्रवाई कर रहा हो तो, या जब वाद दायर किए जाने को रोकने के लिए कोई व्यादेश प्राप्त किया गया हो। अर्थात इसका ए सही है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 जो मैंने अभी बोला है वो सभी सही है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण वाद लैन वर्सेस एक्विजिशन ऑफिसर अनंतनाग बनाम कातिजी संबंधित है। इसका सही उत्तर पता नहीं है दोस्तों।
प्रश्न नंबर 83 देखते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा महत्वपूर्ण वाद एन बालकृष्ण बनाम एम कृष्णमूर्ति 1998 संबंधित है, इसकी जानकारी नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। किसी मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि केवल भारतीय मर्यादा अधिनियम 1963 ही संपूर्ण देश के लिए मर्यादा संबंधी सामान्य विधि है। मर्यादा की अवधि निर्धारित करने वाले अन्य सभी कानून या तो विशेष विधियां हैं या फिर स्थानीय। यदि वे विशिष्ट मामलों के लिए समय अवधि निर्धारित करती हैं तो उन्हें विशेष विधियां कहा जाएगा। दोस्तों ज्ञात नहीं है कि ये किस मामले में कहा गया है। अगला प्रश्न है सरकारी संपत्ति के विरुद्ध चिरभोग द्वारा सुखाधिकार अर्जित करने के लिए विहित की गई अवधि 30 वर्ष है दोस्तों, यानी कि उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आज्ञप्ति या आदेश की तारीख से न्यायालय के निर्णय के पुनर्वलोकन के लिए 30 दिन के भीतर आवेदन किया जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है डी, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या उच्च व उच्चतम न्यायालय कोई नहीं। अगला प्रश्न है ए पर बी का रुपया 1 लाख बकाया है। बी इस राशि को ए से वसूल करने का हकदार है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे व्यक्तित्व में अधिकार यानी कि राइट इन पर्सोनम कहा जाएगा, यानी कि ये पूरे विश्व के खिलाफ उपलब्ध नहीं है, किसी विशेष व्यक्ति के ही खिलाफ केवल उपलब्ध है। अगला प्रश्न, ए ने 50,000 में एक घर खरीदा है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार खरीद के बाद ए को उपलब्ध है? इसका अभीष्ट उत्तर बी है दोस्तों, कि उसे पूरी दुनिया के खिलाफ घर पर एक शांत कब्जा रखने और उसमें आनंद लेने का अधिकार है। अगला प्रश्न है ए और बी एक दूसरे से शादी करने के लिए एक अनुबंध में प्रवेश करते हैं। विवाह के लिए नियत समय से पहले ए पागल हो जाता है, तो अनुबंध क्या बन जाता है यहाँ? तो यहाँ पर दोस्तों अनुबंध जो है वो शून्य हो जाता है। अगला प्रश्न है जहां कानून द्वारा लिखित और पंजीकृत होने के लिए एक विशेष प्रकार के अनुबंध की आवश्यकता होती है, उसे लिखित पंजीकरण और सत्यापन के रूप में आवश्यक औपचारिकताओं का पालन करना होगा, अन्यथा ऐसा अनुबंध है तो ऐसा अनुबंध अन्यथा शून्य अनुबंध हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक अनुबंध जिसमें एक अनुबंध की शर्तों के तहत एक या दोनों पक्षों को भविष्य में अपने दायित्वों को पूरा करना है के रूप में जाना जाता है, यानी कि किस चीज़ के रूप में इसको जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है बी, यानी कार्यकारी अनुबंध के रूप में इसको जाना जाता है, यानी कि एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के रूप में इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए किए गए सभी सरकारी अनुबंधों को राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित के तहत किया जाना व्यक्त किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है सी, यानी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 299 के तहत। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि समझौते में कानूनी और अवैध हिस्से शामिल हैं और कानूनी हिस्सा अवैध हिस्से से अलग किया जा सकता है तो कानूनी हिस्सा वैध बना रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मामले में जे केकेविच ने कहा है कि आप किसी व्यक्ति की और उसके उत्तराधिकारियों के लिए एक संपत्ति को तब तक सीमित नहीं कर सकते जब तक कि वह किसी अजनबी को ज़मीन नहीं दे देता, क्योंकि यह शुल्क में एक संपत्ति का सार है जो वह मुफ्त प्रदान करता है। अलगाव की शक्ति और यह लंबे समय से तय किया गया है कि व्यक्तित्व के उपहारों पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। इसका सही उत्तर ज्ञात नहीं है दोस्तों, क्षमा चाहूँगा मैं इसके लिए आपसे। अगला प्रश्न है मोहम्मद शेर खान बनाम शेठ स्वामी दयाल में प्रीवी काउंसिल ने तय किया कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 98 संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 60 के अधीन है।
अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 96। इसका भी उत्तर ज्ञात नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न है संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 यानी टीपीए की धारा 5 संदिग्ध अधिकारों के समझौतों पर लागू नहीं होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98। टीपीए के तहत निम्नलिखित में से किस मामले में शाश्वतता के खिलाफ नियम लागू नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर है सी, यदि सती को बढ़ावा देने वाला मंदिर बनाने के उद्देश्य से संपत्ति हस्तांतरित की जाती है। हालांकि इस प्रश्न के उद्देश्य पर, इस प्रश्न का जो उत्तर है उस पर मुझे संदेह है दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 99 है बी कुछ संपत्ति को सी को इस शर्त के साथ हस्तांतरित करता है कि यदि ए बी के जीवन काल के दौरान शादी करता है तो संपत्ति ए को जाएगी। ए बी के जीवन काल के दौरान शादी करता है तो यहाँ पर स्थानांतरण और शर्त मान्य है और संपत्ति ए को हस्तांतरित हो जाएगी। अब दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 100 की तरफ। यह प्रश्न हल करने से पहले कुछ चीज़ें मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं मित्रों कि अधिकांश प्रश्नों का उत्तर देने का यहाँ सटीक प्रयास किया गया है और इनका विश्लेषण नहीं किया गया है मेरे द्वारा, क्योंकि इसका उद्देश्य ये है कि आप जल्दी से अपना क्वेश्चन पेपर जो है वो मिलान कर सकें। आप इसका विश्लेषण तो बाद में देख सकते हैं, अन्य कई स्थानों से आपको इसका विश्लेषण जो है उपलब्ध हो जाएगा। और ख़ास बात यह है कि जो प्रश्न छूट गए हैं या जिन पर कुछ डाउट है उनसे संबंधित सटीक सामग्री आपके लिए उपलब्ध जल्द ही इसी चैनल पर या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या अन्य तरीके से उपलब्ध करा दी जाएगी। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 100 देखते हैं, जो कि अंतिम प्रश्न भी है। टीपीए के प्रावधानों के अनुसार सुखाचार क्या है? तो सुखाचार प्रमुख विरासत से अलग स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। ये इसका सही उत्तर है दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो जाए इसलिए जल्दी मैंने प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो दिए हैं यहाँ पर। और ये प्रयास अगर आपको पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को फैला सकते हैं अपने अन्य दोस्तों के साथ जिन्होंने ये पेपर दिया है अथवा जिन्होंने पेपर नहीं दिया है या नहीं दे पाए हैं परंतु प्रश्न पत्र को हल करना चाहते हैं या उसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं।